नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब से कोई 3 हफ्ते पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जो मुंबई की थी, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की थी, उसकी लाश अपने ही घर में टुकड़ों में बटी हुई तकरीबन 3 महीने तक पड़ी रही और उस लाश के साथ उस महिला की बेटी 3 महीने तक उस मकान में बिल्कुल संदिग्ध और ख़तरनाक परिस्थितियों में रहती रही। अब उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि इस मामले में लाश सामने है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जिस लड़की पर कत्ल का शक है वो पुलिस के शिकंजे में है, बल्कि अब तो पुलिस के शिकंजे से आगे बढ़कर वो जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेजी जा चुकी है। सीन ऑफ क्राइम पुलिस देख चुकी है, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद इस मामले में अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि उस महिला का कत्ल हुआ था या फिर वो महिला कोई नेचुरल डेथ मरी, यानी उस महिला का नेचुरल डेथ हुआ। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत अजीब है कि महिला की बेटी अपनी मां की लाश के साथ 3 महीने तक उसी मकान में बंद रही, और वो न सिर्फ उस मकान में बंद रही बल्कि उसने अपनी मां की लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सिर काट कर अलग किया, धड़ काटा, हाथ पैर काटे, तकरीबन कुछ कुछ वैसा ही जैसा श्रद्धा और आफताब वाले मामले में हम सब ने देखा और सुना। तो अब इस मामले में क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी जब मैंने ये स्टोरी पहली दफ़ा आपको सुनाई थी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शॉकिंग और अजीब सा मामला है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले में कुछ लेटेस्ट अपडेट अगर आते हैं तो उससे आपको वाकिफ़ कराना मेरा फ़र्ज़ है। तो आइए पहले शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से, ताकि आप में से जिनको ये कहानी याद न हो उन्हें भी थोड़ी याद आ जाए, और अगर जो पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें पूरी बात समझने में सुविधा हो। ये घटना है 14 मार्च की, इसी महीने की 14th ऑफ मार्च की, माफ़ कीजिएगा पिछले महीने की 14th ऑफ मार्च की, और पुलिस स्टेशन है काला चौकी मुंबई और लोकेलिटी है लाल बाग। लाल बाग का नाम आप सारे लोग जानते हैं, लाल बाग चा राजा कहते हैं। वहाँ गणपति की सबसे विशाल और बड़ी प्रतिमा जो है वो बिठाई जाती है और उसकी पूजा होती है। पूरे पूरे मुंबई की आन बान और शान है लाल बाग। तो इसी लाल बाग में काला चौकी पुलिस स्टेशन की हद में एक पेरू कंपाउंड नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक किराए के मकान में एक माँ और बेटी रहा करते थे। माँ की उम्र जो है 55 साल की थी, नाम था वीणा जैन, और बेटी की उम्र है 24 साल, नाम है रिंपल जैन। जैन परिवार के कुछ और रिलेटिव और ख़ासकर जो वीणा जैन है उनके भाई वो भी मुंबई में रहते हैं, और चूंकि माँ बेटी घर में सिर्फ अकेले थे और कोई मेल मेंबर या अर्निंग मेंबर उनके परिवार में नहीं था, तो वीणा जैन के जो भाई हैं वो अपनी बहन को और उसके फैमिली को यानी रिंपल को फिनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, रुपए पैसे कुछ दिया करते थे। और जैसा भाई बहन के बीच में प्यार होता है, बॉन्डिंग होती है, रुपए पैसा तो चलिए एक ज़रिया है। तो हुआ ये कि तकरीबन 3 महीनों से, ये बात अब से 3 हफ्ते पहले सामने आई थी और उससे पहले की मैं बात बता रहा हूं, तकरीबन 3 महीनों से जो जैन परिवार के लोग हैं वो वीणा जैन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। रिंपल से तो उनकी फ़ोन पर बात हो जाती थी, लेकिन जब भी जैन परिवार के लोग कहते थे कि हमारी वीणा जी से बात कराओ, या उनके भाई जो है वो कहते थे वीणा दीदी से बात कराओ, तो रिंपल जो है एक बार भी अपनी माँ से और किसी की बातचीत नहीं करवाती थी। घर के लोगों को पहले ये लगा कि शायद ये इत्तेफाक है, जब जब हम फ़ोन कर रहे हैं तब हो सकता है कि वीणा सो रही हो या कहीं बाहर गई हो या किसी काम में बिज़ी हो, नहा रही हो। लेकिन जब ये इत्तेफाक बढ़ता ही चला गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब जो है जैन परिवार के लोगों को शक होने लगा और उन्हें लगा कि अब जाकर वीणा जैन के परिवार में, जो खुद वीणा जैन है और उनकी बेटी है, उनसे जाकर एक बार बात करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वाकई वीणा जी है कहाँ। तो इसी जांच पड़ताल के सिलसिले में जब जैन परिवार के लोग और ख़ासकर वीणा जैन का भतीजा 14 तारीख को अपनी बुआ के घर पहुंचा ये पता करने के लिए कि मेरी बुआ कहाँ है, तो उसकी जो बहन है, उस बहन ने यानी रिंपल ने इस लड़के को घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि माँ जो है कानपुर गई हुई है, उनको पैरालिटिक अटैक आया हुआ है, वो कानपुर गई हुई हैं अपने किसी रिलेटिव के घर। ये अपने आप में एक अजीब बात थी कि बेटी अकेली घर में, और एक ऐसी माँ जो एजेड है, एल्डरली है, और जिसको पैरालिसिस का अटैक हो चुका है, जो खुद को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, वो किसी और के साथ कानपुर चली जाए, तो ये बात जो है वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी।
ऐसे में वो जो लड़का है, वीणा जैन का भतीजा, वो फिर अपने घर वापस आया मुंबई में और उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि मैं तो गया था लेकिन घर के अंदर मेरी बहन ने घुसने ही नहीं दिया और पता चला कि बुआ कानपुर गई हुई हैं, तो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी। अब बात तो घर वालों को भी पहले से ही अजीब लग रही थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन पुलिस से संपर्क स्थापित किया और 14 मार्च की रात को ही पुलिस की एक टीम उस मकान में ये पता करने के लिए कि वीणा जैन वाकई कहाँ है पहुंची। दरवाजे पर दस्तक देने पर रिम्पल ने दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद बिल्कुल कुछ उसी अंदाज में जिस तरह से आपने टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान जब किसी को दरवाजे पर ही रोकना चाहता है, घर के अंदर घुसने नहीं देना चाहता, तो वो बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तो ये रिम्पल बिल्कुल दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हो गई और वो किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। वो ये कह रही थी कि मेरी माँ यहाँ है नहीं, कानपुर गई है, तो जब कानपुर से लौटेगी तब आप लोग मिल लीजिएगा और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, रात को मैं आपको घर में घुसने नहीं दूँगी। मगर पुलिस के पास तो बहुत सारे लीगल राइट्स होते हैं, आपको पता है। तो पुलिस की टीम जो है वो फाइनली इस घर में घुसने में कामयाब हो गई और उन्होंने रिम्पल को जो है कन्विंस किया या काबू किया, जो भी आप कहें। रिम्पल को साइड करते हुए पुलिस की टीम अंदर गई और अंदर जाने के बाद बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस उन लोगों को हुआ। घर से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और बदबू किसी चीज़ के सड़ने की थी। ये शक को और गहरा करने वाली बात थी। इसके बाद जब पुलिस ने तलाशी लेने की शुरुआत की तो जो बात सामने आई वो दहलाने वाली है। पॉलीथीन के कुछ पैकेट्स में एक सड़ी गली लाश के टुकड़े उस मकान के वार्डरोब में रखे हुए थे, यानी धड़ जो है उसे काट कर पॉलीथीन के पैकेट में बांध करके एक अलमारी में रखा गया था और कटा हुआ सिर भी अलमारी में रखा हुआ था और बहुत शॉकिंगली, बहुत सरप्राइजिंगली हाथ पैर जो है वो गायब थे। इसके बाद पुलिस ने और जब घर की तलाशी ली तो पता चला कि घर में ही किचन में एक स्टील का ड्रम है। उस स्टील के ड्रम में एक और पॉलीथीन का पैकेट था, उस पैकेट के अंदर कटे हुए हाथ पांव थे। और ये सारी चीज़ें हालांकि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। मैंने जैसा कि आपको बताया 3 महीने से वीणा जैन नदारद थी, तो तकरीबन 3 महीने पहले अगर उनकी मौत हुई होगी और लाश को इस तरह से उसकी बेटी ने काट के टुकड़े किए होंगे तो लाश की हालत आप समझ सकते हैं कितनी बुरी होगी। उसको देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस वाले नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं पहचानते, क्योंकि जिंदा हालत में पुलिस वालों ने कभी वीणा जैन को देखा नहीं होगा। तो जैन परिवार के बाकी लोगों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये डेड बॉडी के जो टुकड़े हैं इसे देखकर प्लीज़ पहचानिए और बताइए क्या ये वीणा जैन के ही आपको लगते हैं या नहीं। तो घर वालों ने कंफर्म किया कि हाँ, उन्हें लग तो ये सारे टुकड़े वीणा जैन के ही लग रहे हैं। अब जब रिम्पल से सख्ती से पूछताछ हुई, पहले तो वो मना ही कर रही थी, कह रही थी माँ यहाँ है ही नहीं, लेकिन जब रंगे हाथ पकड़ी गई और सारी चीज़ें, लाश के टुकड़े जब बरामद हो गए तो रिम्पल ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, ये उसकी माँ की ही लाश है और उसी ने लाश के टुकड़े किए हैं। अब जब इतनी जघन्य, इतनी दहलाने वाली वारदात एक लड़की खुद अपनी ज़ुबान से कबूल कर रही हो तो पुलिस का उसे गिरफ्तार कर लेना लाजमी है। पुलिस ने उसे फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करने के बाद ये उम्मीद थी कि वो पुलिस की हिरासत में जाने के बाद पूछताछ में पूरी कहानी बताएगी कि उसने अपनी माँ की हत्या क्यों की, कैसे लाश के टुकड़े किए, क्यों लाश के टुकड़े किए, इतने दिनों तक क्यों वो झूठ बोलती रही। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। हुआ ये कि पुलिस की हिरासत में जाने और बहुत गहन पूछताछ का शिकार होने या बहुत गहन पूछताछ से गुजरने के बावजूद रिम्पल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसने अपनी माँ की हत्या की है, बल्कि उसका ये कहना था कि उसकी माँ पहली मंजिल से एक रोज़ नीचे गिर गई थी और नीचे गिरने की वजह से ही उसकी माँ की जान चली गई। उसने किसी तरह से उसकी माँ की लाश जो है उसे उठाया और घर के अंदर लेकर आई और उसे डर था कि परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो उसकी माँ की मौत के लिए उसे दोषी ठहराएंगे, कसूरवार ठहराएंगे। तो इसीलिए माँ की मौत को जाहिर होने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और लोगों को उसकी माँ की मौत की जानकारी न हो जाए, इस इरादे से उसने अपनी माँ के लाश के टुकड़े टुकड़े किए। और इसके लिए उसने बाज़ार से जाकर हथियार भी खरीदे और पॉलीथीन के पैक में उसको पैक किया और उसका इरादा था धीरे धीरे डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना और किसी को कभी भी ये खबर नहीं होने देना कि उसकी माँ जो है वो जीवित नहीं है। तो ये रिम्पल ने पूछताछ में पुलिस को ये बात कही, लेकिन इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल था। यकीन करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ है या अगर कोई नेचुरल डेथ है तो कोई भी रिलेटिव और ख़ासकर बच्चे अपने पेरेंट्स की मौत का सच क्यों छिपाएंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई खुद किसी वजह से
किसी की जान ले ले, तभी वो जाकर इस तरह से सबूत छिपाने या मिटाने की कोशिश करता है। तो ये मामला जो है वो शुरू से ही, पहले ही दिन से बड़ा शॉकिंग था, लेकिन लड़की की गिरफ्तारी के बाद भी ये मामला उतना ही शॉकिंग, उतना ही हैरान करने वाला बना रहा। पुलिस अब इस मामले की जांच तो कर ही रही थी, और चूंकि लड़की कुछ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो काफ़ी दिनों तक पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेजा जा चुका है। 3 हफ्ते का वक्त इस मामले में गुजर चुका है। लेकिन अब इस मामले में जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि इस मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। और एक बार फिर आपको जानकर हैरानी भी होगी और शायद थोड़ी निराशा भी हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद ये क्लियर नहीं है कि उस महिला की मौत नेचुरल डेथ थी या फिर उस महिला की हत्या की गई। फिर सवाल उठता है कि आखिर फिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या, और मैं इस वक्त ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। तो उसका जवाब ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ संकेत मिले हैं, कुछ इशारे हैं। उन इशारों को हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो 55 साल की बुजुर्ग महिला वीणा जैन थी, उनकी पसलियां, सारी पसलियां, रिब्स की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, और इसके साथ ही जो गले की हड्डी होती है वो भी टूटी हुई थी, और जो जबड़ा होता है, जबड़े का निचला हिस्सा जो स्कल के साथ कनेक्टेड होता है, ये वाला हिस्सा, ये पार्शियली टूटा हुआ था या बेंड था। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। तो डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरता है तो इस तरह के चोट लगने की संभावना कम है। चोट तो अलबत्ता बहुत लगेगी, हड्डियां भी टूटेंगी, सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन सारी की सारी पसलियां टूट जाएंगी फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरने पर, ऐसा आम तौर पर नहीं होता है। और ख़ासकर जिस तरह से गले की हड्डी भी टूटी हुई है, वो स्ट्रैंगुलेशन के कंडीशन में इस तरह से हड्डियां टूटती है जब किसी का गला घोंट दिया जाए। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि ये मामला जो है नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई कत्ल की घटना है जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। अब सवाल उठता है कि क्या कभी सच सामने आ पाएगा। तो इसका जवाब है कि हाँ, आ पाएगा। अभी पोस्टमार्टम हुआ है, इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों ने कॉज ऑफ डेथ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन नहीं की है, लेकिन एक और इन्वेस्टिगेशन होता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो जाएगी आने वाले दिनों में कि वो जो हड्डियां हैं वो एंटीमॉर्टम इंजरी की वजह से टूटी हुई हड्डियां हैं या फिर पोस्टमॉर्टम इंजरी की वजह से टूटी हुई हड्डियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर एंटीमॉर्टम इंजरी से वो हड्डियां टूटी हैं तो फिर जाहिर सी बात है ऊपर से गिरने की वजह से वो हड्डियां तो कम से कम नहीं टूट सकती है, और इसका ये मतलब है कि महिला को बुरी तरह से मारा गया है और वायलेंस का वो शिकार हुई है। हो सकता है कि स्ट्रैंगुलेशन भी किया गया हो। तो एंटीमॉर्टम इंजरी है उन हड्डियों में टूटने के पीछे की, या पोस्टमॉर्टम इंजरी है, ये देखने वाली बात है। अगर एंटीमॉर्टम है फिर तो ये मामला मर्डर का लगेगा, और अगर मान लीजिए पोस्टमॉर्टम इंजरी है फिर ये माना जा सकता है कि महिला की मौत के बाद लाश को छिपाने के लिए, जिस तरह से बेटी खुद ही कबूल रही है कि हमने लाश के टुकड़े किए, तो हो सकता है कि लाश को छिपाने के लिए हड्डियां तोड़ी गई हों, गर्दन की हड्डी भी तोड़ी गई हो। तो ये सारी चीज़ें जब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी तब ये बात साफ होगी। लेकिन वजह आने वाले दिनों में जो भी निकल कर आए, अब तक की भी जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अजीब है, क्योंकि 3 महीने तक किसी बेटी का अपनी ही माँ की लाश के साथ रहना और अपनी ही माँ की लाश के टुकड़े करना, और टुकड़े करने के पीछे ये वजह देना कि परिवार वालों से मदद मिलना और परिवार वालों से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी माँ की लाश के टुकड़े किए, मैंने उनकी हत्या नहीं की। ये बात जो है गले से नीचे नहीं उतरती है, और इसीलिए इस मामले में ये शक बहुत गहरा है कि शायद बुजुर्ग वीणा जैन की कत्ल के पीछे खुद उनकी बेटी रिम्पल का ही हाथ है। आने वाले दिनों में जब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि ये मामला कत्ल का है या फिर एक्सीडेंटल डेथ का, तो मैं उससे भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। ये मैं फ़िलहाल आप लोगों को एश्योर करता हूं। तो आज की कहानी या आज की पेशकश यहीं तक, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग थी, लेकिन
और पहले आप इस स्टोरी को सुन चुके हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन इससे रिलेटेड जो अपडेट था मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे ज़रूर बतानी चाहिए। तो खैर, आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को पर्सनली ये मामला, जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई, ये मामला मर्डर का लगता है, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये कोई एक्सीडेंटल या नॉर्मल डेथ होगा और वो लड़की वाकई घबराहट के मारे उसने अपनी माँ की लाश के साथ ऐसा सलूक किया होगा? आप लोग क्या सोचते हैं, राय क्या है? प्लीज़ अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी जो मैंने प्रीवियस स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली के गेस्ट हाउस में एक शख्स का मर्डर हुआ और उसमें एक महिला का रोल सामने आया, उस स्टोरी पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स और कुछ नाम फिलहाल पढ़ना चाहता हूँ। मामूनी बोरगोहां रेगुलर कमेंट करती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस तरह के कमेंट्स करने और हौसला अफजाई करने के लिए। कंचन छाबा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं ये क्राइम तक पर इस तरह की कहानियाँ बताया करता हूँ, उनको ये सारी चीज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत सारे जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स के वर्ड्स लिखे हैं, मैं पूरा कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बिंदिया भट्ट भाटिया जी ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने लिखा है ग्रेट नरेशन, ऑलवेज लाइक टू लिसन टू यू, हेलो फ्रॉम अबू धाबी अगेन। ये अबू धाबी से हमें सुनती हैं। ग्रीवा जी ने भी कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, प्लीज़ मेक अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर योर स्टोरी वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन ग्रीवा। मैं क्राइम तक की टीम को ये बात कई बार पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि स्टोरी का प्लेलिस्ट कब बनेगा भी या नहीं, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप सुप्रतिम से सुनिए क्राइम तक में आकर टाइप करेंगे तो आपको मेरी स्टोरीज़ जो है वो डिस्प्ले में दिखने लगेंगी। तो एक कैचवर्ड जो है वो तो हमने डेवलप कर ही लिया है, उस कैचवर्ड के सहारे आप मेरी स्टोरी सर्च कर सकती हैं। शंकर दयाल मिश्रा जी हैं, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। टेम्प अकाउंट के नाम से भी एक आईडी है। कंचन छाबा जी का मैंने जिक्र कर ही दिया। शान है, प्रदीप भाम्बू जी, आरएम जी, सुप्रतिम बनर्जी भाई साहब राम राम इन्होंने कहा है, मेरी ओर से भी राम राम हो। उमा शर्मा इन्होंने लिखा है नमस्ते भैया, नाइस स्टोरी, अब आपकी तबीयत कैसी है भैया? तो उमा, मैं आपको बताऊं, मैं अब बेहतर हूं और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, तो फ़िलहाल कोई ऐसी फिज़िकल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऑफ कोर्स मेंटल भी नहीं है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से लव, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी लिखते हैं। जय स्वामी नारायण जी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने गेट वेल सून के साथ एक गुलदस्ता भेजा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। शैलेश पांचाल जी इन्होंने राम राम नमस्ते कहा है। मरियम मोहम्मद जी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत स्वागत आपका। रनीत कुमार भारती जी, SB कम्युनिक्यू इन्होंने भी लिखा है, अच्छा इन्होंने ये लिखा है कि ये देखकर अच्छा लगा कि आपका वज़न कम हो गया है, स्वस्थ दिखें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगा कि मेरा वज़न कम हुआ है तो ये वाकई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं इस चीज़ के लिए तरसता हूँ। तरसता क्या हूँ, मैं बीच में पहले काफ़ी ओवरवेट हुआ करता था, फिर मैंने तकरीबन 15 किलो वज़न जो है वो कम कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फिर से बढ़ता रहा। वेट मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है, और ख़ासकर अगर कोई फूड लवर हो मेरे जैसा, मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, पीना मतलब वो वाला नहीं, तो वेट कंट्रोल करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। विपुल वाजपेयी जी का भी कमेंट आया है। स्प्रेडिंग मेलोडी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि नया शब्द सीखा आज, फ्लैश ट्रेड। लेट मी करेक्ट यू, फ्लैश नहीं, फ्लैश ट्रेड। फ्लैश मतलब मांस, तो जो जिस्म फरोशी होती है उसे फ्लैश ट्रेड कहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का दूसरा नाम है फ्लैश ट्रेड। एनीवे, किम कुंचोक के नाम से एक आईडी हैं, ये रेगुलर साउथ कोरिया से हमें देखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रश्मिता जी ने भी कमेंट किया है। लिटिल रेन ड्रॉप्स हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट भी करते रहते हैं, बहुत स्वागत आपका। सचिन पनालकर जी ने भी अपनी बात रखी है। न्यूक्लियर फैशन, काके चौधरी और संतोष गुश्ता, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लेकिन सारे कमेंट्स और सारे नाम एट वन गो पढ़ना संभव नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूं ही कमेंट करते रहें, अपनी बात अपनी राय हम तक पहुंचाते रहें। मैं यूं ही आप लोगों के नाम और कमेंट रैंडम तरीके से पढ़ता रहूँगा, और जिनका कमेंट या नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, प्लीज़ आप ऐसा न समझें कि मैं जानबूझकर नहीं पढ़ता हूँ या इग्नोर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सारे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।